नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा व्याकरण एवं बोली से संबंधित है विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी भाषा व्याकरण एवं बोली और प्रश्न संख्या 1 है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबद्ध नहीं है। कहने का आशय है कि इनमें जो एक बोली है वो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, तो उसे आपको चयन करना है। विकल्प पे बता रहे हैं जयपुरी, तो बिल्कुल जयपुरी जो है राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है। विकल्प भी मारवाड़ी भी राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। विकल्प सी मेवाती भी आती है। लेकिन विकल्प डी की बात करें मगही, तो मगही जो है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, ये भोजपुरी उपभाषा के अंतर्गत आती है, यानी कि बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 1 का विकल्प है डी, है ना, मगही को आप सही करिएगा। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा व्याकरण एवं बोली से संबंधित विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी भाषा व्याकरण एवं बोली, और पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबद्ध नहीं है। कहने का आशय ये है कि इनमें से जो एक बोली है वो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, तो उसी को आपको चयन करना है। विकल्प ए की बात करें तो जयपुरी, बिल्कुल निश्चित रूप से जयपुरी जो है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। विकल्प बी मारवाड़ी भी आती है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत। विकल्प सी मेवाती भी आती है। लेकिन विकल्प डी की बात करें मगही, तो मगही को आप जानते हैं कि राजस्थानी उपभाषा की बोली नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं ये बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है ना। अब बिहारी उपभाषा की बात करें तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आप देखे होंगे मैम भोजपुरी, मैं फार मैथिली, माँ फार मगही और भोजपुरी फार भोजपुरी, है ना। तो बिल्कुल बिहारी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, भोजपुरी और कौन सा, मगही, भोजपुरी और मैथिली, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा की बात करें तो एक ट्रिक हमने अब बताया था कि मामा जमे राजस्थान, मामा जमे, है ना, राजस्थान। माँ से क्या होगा मारवाड़ी, दूसरा माँ से क्या हो गया मालवी, है ना, जा से जयपुरी और मे से मेवाती, ठीक है ना। तो मामा जमे राजस्थान और मैम भोजपुरी, ठीक है ना, ये दिमाग में रख लीजिएगा। और इस ट्रिक से अगर आप इसको दिमाग में बैठाएंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। और हिंदी भाषा बोली की अगर आपको विस्तृत रूप से क्लास देखनी है तो बिल्कुल चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। पीजीटी या टीजीटी की कोई प्लेलिस्ट आप ओपन कर लीजिएगा, उसमें संपूर्ण कोर्स को विस्तृत रूप से और ट्रिक की सहायता से मेरे द्वारा कराया गया है, आप जाके देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, यानी कि किस अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया अपभ्रंश का जन्म हुआ है। विकल्प बता रहे हैं मागधी से, विकल्प बी सरसोनी से, विकल्प सी 85 से या फिर विकल्प डी अर्ध मागधी से। देखिए विकल्प ए की बात करें तो मागधी माने महागधी, है ना, मैंने बताया था। अब महागधी मैंने कि मागधी अपभ्रंश की जब बात करेंगे तो इसमें कौन कौन आता था, मैंने बताया था कि महागधी बीबी क्या हो जाती है, उड़ जाती है, कहाँ बोले असम में। तो महागधी जो बीबी है ना वो क्या हो जाती है बीबी, बी फार बिहारी, बी फार बंगला, उड़ गई असमिया, यानी कि जो महागधी टाइप की बीबी होती है वो उड़ गई, भाग गई असम में, ठीक है ना। तो मागधी को हमने एक क्लू लिया था महागधी, है ना। महागधी किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस दिमाग में बैठाइएगा कि महागधी बीबी क्या हो गई, उड़ गई असमिया, ठीक है ना। यानी कि बीबी, बी फार बिहारी, बी फार बंगला, उड़ी, उड़िया और असमिया, ठीक है ना, ये मागधी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। विकल्प बे की बात करें तो मैंने आपको ट्रिक बताया था सरसेनी, यानी कि
सेना को देख करके, शेर को देख करके सेना का पारा गुम हो गया, पारा गुम। पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती और मराठी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। पैसाची की बात करें तो पैसाची को मैंने बताया था जो पिचासी है ना, तो 50 और 85 जानते होंगे, उसका पंजा जो है लहंदा होता है, तो पंजाबी और लहंदा। अब अर्धगधी यानी कि अर्धमागधी, तो अर्धमागधी को हम कहते हैं अर्धगधी। देखिए जो महागधी भी थी उड़ गई असमिया, और अर्धगधी यानी कि अर्धमागधी कौन, बोले पूर्वी। पूर्वी लोग क्या होते हैं, बोले अर्धगधी होते हैं, अर्धगधी। अर्धगधी कौन, पूर्वी। अब पूर्वी के अंतर्गत ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ध्यान में रखिएगा ये बोलियां आती हैं, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ये मागधी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, यानी कि बात किया जाए कि अपभ्रंश जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया। विकल्प बता रहे हैं 11वीं शताब्दी में, विकल्प बी 9वीं शताब्दी में, विकल्प सी 10वीं शताब्दी में, या फिर विकल्प डी 6वीं शताब्दी में। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग विकल्प डी 6वीं शताब्दी में किया गया था, इसे ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी के किस हिंदी का विकास हुआ। अब देखिए एक बात यहाँ पे आगे प्रश्न संख्या 4 में कह रहे हैं कि जो पंजाबी है, राजस्थानी, हरियाणवी है, ब्रज है ना, ये प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या दहलवी के किस हिंदी का विकास हुआ। अब किस हिंदी का विकास होगा, कह रहे हैं कि संस्कृत निष्ठ हिंदी का, विकल्प बी बता रहे हैं मानक हिंदी का, विकल्प सी पुरानी हिंदी का, या फिर विकल्प डी है कठिन हिंदी का। तो निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि जो पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज ये है ना से प्रभावित जो साहित्यिक खड़ी बोली था, है ना, विकल्प बी मानक हिंदी का जो है उससे विकास हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 4 के विकल्प बी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 5 है कि भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को कहते हैं, यानी कि जो भाषा का व्याकरण सम्मत रूप है उसे क्या कहते हैं। विकल्प ए बता रहे हैं मानक भाषा कहेंगे, विकल्प बी लोक भाषा कहेंगे, विकल्प सी काव्य भाषा, या विकल्प डी है जन भाषा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो भाषा का व्याकरण सम्मत आदर्श रूप है उसे हम विकल्प ए मानक भाषा कहते हैं, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है ना, जिसको सब लोग मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 6 है कि मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है ना। विकल्प ये बता रहे हैं कि मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह निश्चित है, ये तो गलत है ना। विकल्प भी बता रहे हैं मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया फिर कर्ता और अंत में कर्म, ये भी गलत है। विकल्प सी बता रहे हैं मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है, ये भी गलत है। अब एक बच ही गया आपका केवल विकल्प डी कि व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये जो प्रश्न है आपका झारखंड पीजीटी वर्ष 2018 में पूछा गया है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, हो सकता है प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि इन दिनों अगर बात की जाए तो कोई नया प्रश्न है जो है बोर्ड द्वारा उत्पत्ति नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो पुराने प्रश्न हैं उसी प्रश्न को संशोधित करके जो है आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है, क्योंकि कोशिश रहती है कि किसी भी प्रश्न का विकल्प गलत ना हो, है ना। तमाम प्रश्न आप देख रहे होंगे परीक्षा में जो है 125 प्रश्न है और 125 प्रश्न में 11-11, 12-12 प्रश्न, 13-13 प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए कोशिश की जा रही है कि इस टाइप के प्रश्न दिए जाएं कि गलती कम हो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न संख्या 7 है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है। तो बिल्कुल आप प्रश्न को समझ लीजिए, कह रहे हैं कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है। विकल्प बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, विकल्प बी इंदिरा गांधी की, विकल्प सी अम्बेडकर की, या फिर विकल्प डी स्वामी दयानंद सरस्वती के। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, स्वाधीनता संग्राम यानी कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान अगर बात की जाए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की प्रचार प्रसार करने वाले विकल्प डी स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इसे ध्यान में रखिएगा। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 8 है
कि स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई, है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि स्वाधीनता आंदोलन के समय की बात है कि राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी। अब विकल्प आप देखिए, विकल्प ये बता रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक, विकल्प भी बता रहे हैं महात्मा गांधी, विकल्प सी बता रहे हैं बाबूराव विष्णुराव प्राड़कर और विकल्प डी है राजा गोपालाचारी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विकल्प बी महात्मा गांधी इज राइट आंसर, है ना। जो राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रचार सभा का स्थापना किया गया था तो किसके सुझाव पर, विकल्प बी महात्मा गांधी जी के सुझाव पर किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 9 है कि राजभाषा से क्या अभिप्राय है। मैंने आपको बताया था कि राजभाषा से क्या अभिप्राय है, तो बिल्कुल यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछे जाने की ढेर सारी संभावना रहती है। ठीक है ना। विकल्प बता रहे हैं सरकारी कार्यालयों की भाषा, विकल्प भी बता रहे हैं राज्य में बोलचाल की भाषा, विकल्प सी राष्ट्रभाषा या विकल्प डी है संविधान की भाषा। तो राजभाषा की बात करें तो विकल्प ये है ना, जो सरकारी कार्यालय की जो कामकाज की भाषा होती है उसी को राजभाषा कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। राजभाषा की बात करें तो भारतीय संविधान में 343 अनुच्छेद से लेकर के 351 अनुच्छेद तक का जो प्राविधान है वो राजभाषा के लिए किया गया है और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा आयोग घोषित किया गया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और जब भी आप भाषा संबंधित प्रावधान की बात करिएगा तो तुरंत अनुच्छेद ले लीजिएगा 343 से 351। बात करें भाग 17 है ना, अनुसूची 8 और कुल भाषाएं 22 हैं। ठीक है ना, इसे दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 का विकल्प ये सरकारी कार्यालय की भाषा इज राइट आंसर, है ना। यानी कि राजभाषा जो होती है सरकारी कामकाज की भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, बिल्कुल राजभाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 10 है कि 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कब? 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने भूमिका निभाई। विकल्प बता रहे हैं अमीर खुसरो, विकल्प बी गेरसन, विकल्प सी सदर मिश्र या फिर विकल्प डी है मिश्र बंधु। चूंकि 19वीं सदी की बात की जा रही है इसलिए विकल्प सी आपका सही होगा, सदल मिश्र इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और बात करें तो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज आप जान रहे हैं ना, वहाँ पर मुंशी भाषा मुंशी पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी वर्ष 1800 ईस्वी में जब खुला था। ठीक है ना। इनकी एक रचना है सदल मिश्र की नास केतोपाख्यान। इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की थी, है ना। तो 1961 में किस आयोग की स्थापना की गई। विकल्प बता रहे हैं वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, विकल्प बी राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, विकल्प सी वैज्ञानिक ज्ञान आयोग और विकल्प डी है शब्दावली आयोग। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वर्ष 1961 ईस्वी में विकल्प ये वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की जो है स्थापना की गई थी। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 12 है कि हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं। यानी कि जो हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग हैं उनकी बोलियों के सामूहिक नाम क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश, विकल्प बी पश्चिमी हिंदी, विकल्प सी खड़ी बोली या फिर विकल्प डी बुंदेली। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जो पश्चिमी भाषा की बोलियां हैं उसे विकल्प बी पश्चिमी हिंदी कहा जाता है। पश्चिम में कौन है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कनौजी है, बांगरू जिसे आप हरियाणवी कहते हो ना, और खड़ी बोली है। ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 12 का विकल्प बी पश्चिमी हिंदी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 13 है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। यानी कि जो मानक हिंदी है ना इस समय देखी जा रही है उसका विकास कह रहे हैं कि किस बोली से हुआ है। विकल्प कह रहे ब्रजभाषा, विकल्प बी बांगरू, विकल्प सी खड़ी बोली या फिर विकल्प डी अवधी। तो बिल्कुल जो लोग इसको डीपली पढ़े होंगे वो सही जानते होंगे कि मानक जो हिंदी है इसका विकास विकल्प सी खड़ी बोली से हुआ है। खड़ी बोली का अर्थ ही होता है ऐसी बोली, है ना, जिसमें खड़ापन हो। ठीक है ना। ये दिमाग में रखिएगा।
तो प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 14 है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी, है ना। कह रहे हैं कि जो स्वाधीनता आंदोलन था उस दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी। विकल्प ये कह रहे हैं पढ़े लिखे भारत का, विकल्प बी शिक्षित भारत का, विकल्प सी राष्ट्रीय एकता का, या फिर विकल्प डी है देश भर से संपर्क का। तो बिल्कुल निश्चित समझ रहे हैं कि जो हिंदी किसका पर्याय बनी थी, इसको दिमाग में रखेंगे। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है विकल्प सी जो हिंदी है वो राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी थी, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी को आप सही करिएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा, ये ध्यान में रखना है। विकल्प ये बता रहे हैं कि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता था इसलिए इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। विकल्प भी बता रहे हैं इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है इसलिए पड़ा। विकल्प सी बना रहे हैं इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है इसलिए पड़ा। या फिर विकल्प डी इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता होती है इसलिए, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार आप लगा लीजिए। KBS PGT हिंदी वर्ष 2016 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही विकल्प है विकल्प ए, है ना। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है इसलिए इसका नाम खड़ी बोली है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 15 का विकल्प ए को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 16 है कि विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है। यानी कि विज्ञापन जिसे आप कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, है ना, इसके उद्देश्य में कह रहे कौन सा कथन असंगत है इसके उद्देश्य के लिए। विकल्प ये कह रहे हैं कि उत्पाद निर्माता द्वारा विज्ञापन के जो कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञापन में क्या जाएगा और उसको कितना लाभ होगा, ठीक है ना। विज्ञापन में क्या जाएगा उसको कितना लाभ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि बिल्कुल सही है कि कितना लाभ मिलेगा क्या मिलेगा, ये तो बिल्कुल विज्ञापन में होता है। विकल्प बी है कि विज्ञापन द्वारा उत्पाद का प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लक्षित उपभोक्ता का ध्यान जो है आकर्षित किया जाए, बिल्कुल इसीलिए तो विज्ञापन किया जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ये भी एक विज्ञापन ही है, ठीक है ना। तो अगला है विकल्प सी कि उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना। तो बिल्कुल ये विकल्प गलत है ना। विज्ञापन का मतलब ये नहीं होता। विज्ञापन का अर्थ ही देखेंगे बी माने विशेष पुरुष से ज्ञापन माने सूचना देना, है ना। अपनी जो सूचना है उस सूचना को विशेष प्रकार से दीजिए, वही विज्ञापन है। अब विशेष प्रकार से देने के लिए एक पोस्टर बैनर आदि हो जाता है, उसमें 20% 30% डिस्काउंट हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आप जितने भी यूट्यूब चैनल वगैरह देख रहे हैं तो उनका जो थंबनेल होता है वो थंबनेल एक प्रकार का विज्ञापन ही है, एक प्रकार का पोस्टर ही है, जिसे देख करके आप वीडियो को क्लिक करते हैं और आप उसको देखते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। विज्ञापन का मतलब ये नहीं होता है कि जो उत्पाद आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना, ये गलत है ना। बरीक उपभोक्ता के अनुसार विक्रय के लक्ष्य को निर्धारित करना, ये भी सही है। तो आपने देखा कि विकल्प ए, बी और डी सही है, लेकिन विकल्प सी नहीं सही है ना। तो इस कारण से आपका असंगत कथन हो गया विकल्प सी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 17 है कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। खरोष्टी की बात करें, विकल्प खरोष्टी, विकल्प बी मंदारिन, विकल्प सी पाली और विकल्प डी है ना देवनागरी। तो देखिए बात करते हैं तो विकल्प डी देवनागरी में लिखी जाती है। और हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि देवनागरी सामने है, देवनागरी सामने है। सा से संस्कृत, मा से मराठी, ने से नेपाली और हा से हिंदी, है ना। तो आपने 4 भाषाओं को देखा था जिसकी, है ना, लिपि जो है देवनागरी है। दिमाग में रखिएगा कि देवनागरी सामने है, सामने है। संस्कृत, मराठी, नेपाली और हिंदी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 18 है कि लाश किस भाषा का शब्द है। देखिए मित्रों, शब्द भी पूछे जाते हैं, कौन सा शब्द किस भाषा का है ना। उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय मिल जाए। तो लाश की बात की जाती है, लाश किस भाषा का शब्द है। विकल्प कह रहे हैं फारसी, विकल्प बी अरबी, विकल्प सी पुर्तगाली और विकल्प डी है तुर्की, ठीक है ना। तो बिल्कुल लाश की बात की जाए तो लाश जो है विकल्प डी, है ना, तुर्की भाषा का शब्द है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगर जो लाश कहीं किसी को दिख जाए ना तो उसको क्या कर देते हैं, तुर्क कर देते हैं, तुर्क, है ना। तुर्क दिमाग में रख लीजिएगा, उसको तोप देते हैं, तुर्क देते हैं, है ना। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, तुर्की शब्द है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है।
यानी कि समाचार लेखन की बात की जाए तो विकल्प ए नवीनता होनी चाहिए, विकल्प बी संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, विकल्प सी अस्पष्टता भी होनी चाहिए, और विकल्प डी की बात करते हैं तो विरोधाभास, है ना। बिल्कुल विरोधाभास की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा समाचार लेखन के लिए कौन सी विशेषता नहीं जुड़ी है, विकल्प डी विरोधाभास नहीं है, ठीक है ना। बाकी नवीनता होनी चाहिए, संक्षिप्तता और स्पष्टता, ए बी सी सही है, विकल्प डी है ना ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। कह रहे हैं कि जब आपको रेडियो लेखन किया जाए तो उसके अंतर्गत ध्वनि रूपक के निर्माण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं संगीत, विकल्प बी मंच सज्जा, विकल्प सी आलेख, और विकल्प डी है सूत्रधार की ध्वनि। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, है ना। मंच सज्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसे ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर मुझे देखा जाए तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं ना कि ये रेडियो की तरह, है ना, बिल्कुल आपको दिखाया जा रहा है, तो हमको कोई मंच स्टेज आज की लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। बिल्कुल केवल आपको धुन से मतलब है और उस धुन को आप सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो मंच सज्जा ये दिमाग में रखिएगा, और प्रश्न संख्या 20 का विकल्प बी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो, यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है। कह रहे हैं कि विषय की, है ना, मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो, अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो, यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है। तो विकल्प ये बता रहे हैं समाचार लेखन, विकल्प बी साक्षात्कार, विकल्प सी संपादकीय, या फिर विकल्प डी है फीचर लेखन। तो देखिए मित्रों, थोड़ा सा यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न KBS PGT 2017 में पूछा गया है और ये पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रश्न जो है, अगर केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो KBS नवोदय विद्यालय, है ना, और PGT वगैरह में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अगर आपको फीचर लिखना होगा, फीचर, तो फीचर लेखन के लिए, है ना, बिल्कुल सीधे, है ना, अनावश्यक शब्दों और उसका निर्माण नहीं करना होगा, सीधे आपको कहाँ पे जाना होगा, है ना, विशेषण एवं निर्देश से बचना होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 22 दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है KBS PGT वर्ष 2017 में। क्या प्रतिबंधित है? ज्ञानवर्धक सूचनाएं बिल्कुल दी जाती हैं, विकल्प बी सरकारी योजनाएं बिल्कुल दी जाती हैं, विकल्प सी है हिंसा एवं यौन प्रसंग। इसे ध्यान में रखिएगा, दूरदर्शन पर हिंसा एवं यौन प्रसंग जो है प्रतिबंधित रहता है ना, और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ दी जाती हैं। तो आपने देखा प्रश्न संख्या 22 का विकल्प सी सही होगा। हिंसा एवं यौन प्रसंग को क्या किया गया है? दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 है कि प्रयोजनमूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है। अब जो प्रयोजनमूलक हिंदी है उसमें किस तत्व का अभाव होगा? विकल्प ए स्पष्टता का, विकल्प बी तथ्य परकता का, विकल्प सी संप्रेषणीयता का, और विकल्प डी है कल्पनाशीलता का। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि अगर इसमें, है ना, जो प्रयोजनमूलक हिंदी है इसमें किसका अभाव होता है? विकल्प डी कल्पनाशीलता का अभाव होता है ना, क्योंकि प्रयोजनमूलक का मतलब होता है व्यवहारिक, ठीक है ना। व्यवहारिक हिंदी में कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 24 है प्रारूपण का अर्थ है ना, ये बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रारूपण का अर्थ है। विकल्प ए व्यक्तिगत पत्र लेखन, विकल्प बी सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, विकल्प सी है सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, और विकल्प सी है प्रार्थना पत्र। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बात करते हैं हम लोग प्रारूपण को, तो प्रारूपण आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे इसकी इंग्लिश हम आपको बताएंगे ड्राफ्टिंग, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा ड्राफ्टिंग, है ना। ड्राफ्टिंग का मतलब अब आपके दिमाग में आ गया होगा क्या? विकल्प सी, है ना, कि सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा जो मसौदा होता है उसे कहते हैं प्रारूपण, और प्रारूपण की इंग्लिश होती है ड्राफ्टिंग, ठीक है ना। देखे होंगे ढेर सारी योजनाओं के लिए सबसे पहले जो है ना कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है ना, यही कच्चा मसौदा है जिसे आप कहते हैं ड्राफ्टिंग, ठीक है ना, और उसका जो हिंदी में अर्थ होता है प्रारूपण। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दावली है,
है ना। ये देखिए KBS PGT 2017 वाले में पूछा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि टिप्पण लेखन से तात्पर्य है, बिल्कुल यानी कि टिप्पण लेखन से तात्पर्य है। विकल्प ये कह रहे हैं किसी पुस्तक की समीक्षा करना, विकल्प भी कह रहे हैं सरकारी पत्र व्यवहार का मसौदा, विकल्प सी कह रहे हैं किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी, और विकल्प डी है अनुस्मारक भेजना, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसे कहते हैं रिमाइंडर, विकल्प डी को कहते हैं रिमाइंडर। तो आपके दिमाग में आना चाहिए टिप्पण का मतलब होता है कि किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई जो टिप्पणी होती है उसी को कहते हैं टिप्पण। आपने देखा होगा कि आपके विद्यालय में, है ना, जब कोई अधिकारी प्रवेश करते हैं, निरीक्षण आदि करके जाते हैं, तो जाने से पूर्व क्या करते हैं, एक टिप्पणी लिख के जाते हैं, उसी को टिप्पण कहते हैं, है ना। कि दिनांक फला को विद्यालय मेरे द्वारा अचानक जो है निरीक्षण किया गया और फला चीज़ों में फला प्रकार की पाई गई। ठीक है ना, तो ये दिमाग में रखा जाता है। तो जो आपका टिप्पण होता है, कुछ उसमें अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ होंगी, ठीक है ना, उसी को दर्शाया जाता है, तो उसी को टिप्पण, है ना, और उसी को टिप्पणी हम लोग कहते हैं। किसी उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि आपके संस्था के प्रति क्या कुछ उन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 26 है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। बिल्कुल बात करें विकल्प के अनुसार, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, विकल्प ए आमिर खुसरो, विकल्प बी गुरु नानक, विकल्प सी तुलसीदास, और विकल्प डी है गुरु गोविंद सिंह। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, खड़ी बोली हिंदी का जो पहला कवि है विकल्प ए आमिर खुसरो इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए वर्ष 2017 के KBS PGT में पूछा गया है। और मित्रों मैं बता दूं, एक बार मुझसे भी ये प्रश्न इंटरव्यू में पूछा गया था, तो इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। उन्होंने पूछा था खड़ी बोली हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, मैंने उत्तर दिया आमिर खुसरो, और उन्होंने कहा आमिर खुसरो की कोई एक पंक्ति बताइए, तो मैंने आपको उनको यही पंक्ति बताया था कि गोरी शिव सेज पर मुख पर डाले केस, है ना। तो ये सब दिमाग में रखिएगा, निश्चित रूप से प्रश्न जो है पूछे जाने योग्य होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 26 का विकल्प ये आमिर खुसरो इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब पश्चिमी हिंदी की बोली कौन नहीं है, विकल्प ए की बात करें तो ब्रजभाषा तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, विकल्प बी कनौजी भी आता है, विकल्प सी बुंदेली भी आता है, लेकिन विकल्प डी की बात करें मगही, मगही किसके अंतर्गत आती है, बिहारी, है ना, बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है, मैम भोजपुरी, है ना, मैम भोजपुरी, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने समझा कि पश्चिमी के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि अर्धमागधी के अंतर्गत, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। मगही नहीं आता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प डी मगही इज राइट आंसर, इसे दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, है ना, कहाँ पर होता है। विकल्प ये बता रहे हैं कि साहित्य की हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, विकल्प भी बता रहे हैं कि दिल्ली मेरठ के आसपास लोक बोली के अर्थ में, बिल्कुल सही है। विकल्प सी बता रहे हैं कि खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश की उत्तरी रूप से हुआ है, और विकल्प डी बता रहे हैं खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो आपने देखा विकल्प ए बी सी तो सही है, लेकिन विकल्प डी, है ना, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। खड़ी बोली में भी, है ना, तमाम प्रकार के साहित्य लिखे गए हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। यानी कि ए बी सी तीनों सही है, और जिस कोड में आपको मिल जाए ए बी सी उसको आप सही कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे प्रश्न संख्या 28 का विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना, इसमें ए बी सी तीनों सही है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है जिसमें आप बोली देख रहे हैं, और दूसरी तरफ सूची 2 है जिसमें आप क्षेत्र देख रहे हैं। विकल्प ए में देखेंगे खड़ी बोली। अब खड़ी बोली यानी कि पश्चिमी के अंतर्गत आता है, तो इसमें कौन सा क्षेत्र होगा, बिल्कुल आइए विकल्प 4 पर बिजनौर। खड़ी बोली कहाँ पर, बिजनौर में बोली जाएगी, इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा की बात करें तो आगरा के आसपास जो बोला जाता है ब्रजभाषा। बांगरू यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं हरियाणवी, है ना, तो बिल्कुल करनाल हरियाणा का क्षेत्र है
है ना, ध्यान में रखिएगा। और अवधि की बात करें तो अवधि सुल्तानपुर के आसपास बोली जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब इस हिसाब से अगर इसको मिलाएंगे तो बिल्कुल 1 का 4 और 2 का बिल्कुल 1 का आपने देखा 4 और 2 का 3, 1 का 4 2 का 3 अगर मिल जाए तो उसको मिला लीजिए। 1 का 4 2 का 3 विकल्प बी आपको मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं, है ना। 1 का 4 और 2 का 3 इसे मिला लीजिएगा और प्रश्न संख्या 29 को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबद्ध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। तो सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में आप देख रहे हैं कि भाषा है और सूची 2 में जो है रचनाएं हैं। अवहट्ट भाषा में बिल्कुल आपने देखा कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखी गई है, तो अवहट्ट भाषा कीर्ति लता। बात करते ब्रज भाषा में भंवर गीत है ना, बिल्कुल। अवधि की बात करते हैं, अवधि में मधुमालती, मंझन की मधुमालती 1545 में, ठीक है ना। और खड़ी बोली में प्रिय प्रवास, इसे ध्यान में रखिएगा, खड़ी बोली में प्रिय प्रवास। अब इस हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो सारा विकल्प मिल जाएगा। और कोड को अगर देखेंगे तो कोड का मतलब हो गया 1 का 3 और 2 का 1, 1 का 3 और 2 का 1 अगर मिल जाए तो आप उससे बैठा लीजिएगा। 1 का 3 2 का 1 विकल्प डी आपको देखिए मिल रहा है ना, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 30 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 31 है कि कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा। दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है, नहीं कह सकते हैं डीबी, है ना, दाएं टू बाएं, दाएं टू बाएं। विकल्प कह रहे हैं रोमन, विकल्प बी देवनागरी, विकल्प सी फारसी और विकल्प डी है रूसी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो फारसी लिपि होती है ना, ये बिल्कुल हिंदी के विपरीत चलती है ना। ये क्या होती है, डीबी होती है, दाएं से बाएं होती है, दाएं से बाएं, इसे ध्यान में रखिएगा। और देवनागरी की बात करें तो बाएं से दाएं चलती है ना, बीडी होती है, बाएं तो दाएं। देखिए सबसे पहले बाएं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर बाएं से दाएं तरफ चलते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे तो फिर यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 31 का विकल्प सी फारसी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 32 है कि कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है, कौन सी भाषा, इनमें अगर देखेंगे तो कह रहे हैं कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। देखिए कन्नड़ है, मलयालम भी है, तेलुगु भी है, लेकिन जो बंगाली है ये द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। बीबी उड़ी असमिया, कौन, है ना, अभी आपने देखा था महागधी, मागधी, है ना। तो महागधी बीबी कहाँ उड़ी थी, असमिया उड़ी थी। बी फॉर बंगला और बिहारी, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 32 के विकल्प सी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि भारत की संपर्क भाषा है, संपर्क भाषा कौन सी है। तो बिल्कुल जिसमें आप अपना संपर्क प्रदर्शित करते हैं, संपर्क होता है। विकल्प ए अंग्रेजी, विकल्प बी हिंदी, विकल्प सी उर्दू और विकल्प डी है मराठी। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, संपर्क भाषा की बात आ जाएगी तो विकल्प बी हिंदी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 34 है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया है। तो विकल्प बता रहे हैं राष्ट्रभाषा के रूप में, विकल्प बी भारत संघ की राजभाषा, विकल्प सी संपर्क और विकल्प डी मानक भाषा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। इसी कारण से 14 सितंबर को बिल्कुल, है ना, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। जब भी संविधान की बात आए 343 अनुच्छेद से लेकर के 351 अनुच्छेद, संविधान का भाग 17, अनुसूची 8 और कुल भाषाएं हैं 22, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 35 है कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है। इनमें बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। जर्मनी रोमन में लिखी जाती है, अंग्रेजी भी रोमन में लिखी जाती है, फ्रांसीसी भी, लेकिन विकल्प सी की बात करें तो चीनी भाषा जो है मंदारिन लिपि में लिखी जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। तो चीनी भाषा जो है रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है बल्कि मंदारिन लिपि में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नवोदय टीजीटी वर्ष 2016 में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 36 है कि हिंदी की लिपि कहलाती है, यानी कि हिंदी की लिपि कौन सी है। विकल्प ए कह रहे हैं रोमन लिपि, विकल्प बी देवनागरी लिपि, विकल्प सी ब्रह्मी लिपि और विकल्प डी है गुरुमुखी लिपि। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हिंदी की जो लिपि है विकल्प बी देवनागरी लिपि है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 36 का विकल्प बी को आप सही करिएगा,
ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 37 है कि बघेली बोली का क्षेत्र है ना, यानी कि बघेली बोली कहाँ पर बोली जाती है। विकल्प ए रीवा में, विकल्प बी इंदौर में, विकल्प सी रायपुर में, या विकल्प डी भोपाल में। तो बिल्कुल जो बघेली है ना, कहते हैं कि बघेली कहाँ बोली जाएगी, तो बिल्कुल है ना विकल्प ए रीवा इज राइट आंसर, है ना। बघेली कौन बोले, रीवा, रीवा है ना, रीवा, रीवा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 38 है कि बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है ना। बघेली बोली की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि बिल्कुल ABC है ना, पहाड़ी लोग कुकने होते हैं, दिमाग में रखिए, कुगने है ना, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। पूर्वी की बात करते हैं तो बिल्कुल पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ABC आते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में ब्रज, बुंदेल, कनौजी, वागरू और खड़ी बोली, ठीक है ना। तो ये खड़ी बोली जो है पश्चिमी के अंतर्गत आती है। तो बिल्कुल बात करते हैं बघेली की, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न संख्या 38 का विकल्प बी पूर्वी हिंदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल किसकी काव्य पंक्ति है। विकल्प ए कह रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र की, विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त की, या विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, निज भाषा उन्नति है की बात करते हैं ना, तो निज भाषा की उन्नति नहीं होगी किसकी बोले, भारत की। तो भारत फार भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और इसे हमेशा के लिए आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 40 है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है ना। विकल्प ए कह रहे हैं पैसाची, विकल्प बी कह रहे हैं सौरसेनी, विकल्प सी मागधी, या फिर विकल्प डी अर्धमागधी। देखिए बात करें पैसाची की, तो मैंने बताया था कि पैसाची जो पिशासी है उसका पंजा लहंदा होता है, यानी कि पंजाबी और लहंदा। सौरसेनी की बात करें तो बिल्कुल सेना को देख कर, यानी सौर को देख करके, शेर को देख करके सेना का पारा गुम हो गया, पारा गुम। पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती और मराठी इसके अंतर्गत आती है। महागधी, बिल्कुल मैंने बताया था कि महागधी बीबी उड़ी असमिया, बी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया आते हैं। तो अर्धगधी कौन बोले, अर्धगधी तो यही होती है जो पूर्वी होती है ना, वह पूर्वी के अंतर्गत ABC बोलियां आती हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछा गया पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति, तो आपने बिल्कुल समझा, विकल्प भी पारा गुम हो गया, शेर को देख करके सेना का पारा गुम हो गया, पा फार पश्चिमी, रा फार राजस्थानी, गा फार गुजराती और मा फार मराठी, ठीक है। तो बिल्कुल आपने प्रश्न संख्या 40 का विकल्प बी है ना, सौरसेनी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसे भी आप इस ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।